हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत करता हूँ आप सभी को इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग इस जय पराक्रम के अंतर्गत बहुत ही प्यारे सेशन को समझेंगे, जिसको कहते हैं आहार नाल। यानी कि जिस प्रकार से हम लोग खाना को खाते हैं, भोजन करते हैं, और वह किस प्रकार से भोजन पचता है, कहाँ तक वह भोजन जाता है, इन सभी बातों को सही तरीके से समझेंगे। तो आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और साथ ही लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आप सभी को कौन से पार्ट सबसे अच्छा लगा है और आप सभी को समझ में आया है या नहीं आया है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़रूर से कर दें, ताकि आगे का वीडियो जो आए आप सभी को सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए चैनल को यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर जय पराक्रम के बारे में सही तरीके से हम लोग पोषण की सभी समझ गए थे। यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होता है उन सभी के बारे में सही तरीके से समझ चुके थे। मानव में पोषण, श्वसन, इन सारे परिवहन जो होता है, सर्जन होता है, इन सभी के बारे में समझ लिए थे। अब हमें आहार नाल के अंतर्गत जिन जिन बातों को समझना है उन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आहार नाल है। आहार नाल क्या है ये बारे में समझते हैं। तो आहार नाल के पाचन तंत्र का मुख्य भाग है। जो आहार नाल है वह मानव के पाचन तंत्र का मुख्य भाग है। यह एक लंबी नली है जिसके माध्यम से भोजन शरीर में प्रवेश करता है और पचता है और अपशिष्ट बाहर निकालता है। इसकी लंबाई लगभग 8 से 9 मीटर होता है। फिर से एक बार समझ लेते हैं कि इसका कहने का मतलब क्या है। तो मानव का यह पाचन तंत्र का एक मुख्य भाग होता है, मुख्य अंग होता है कह सकते हैं। यह लंबी नली होता है जिसके माध्यम से भोजन जो है वह शरीर के अंदर प्रवेश करता है और भोजन को पचाने का, अंदर पचने का जो कार्यक्रम होता है वह होता है, और अपशिष्ट बाहर निकलता है। और इसका लंबाई कितना होता है, तो वह 8 से 9 मीटर होता है। आगे यह है यहाँ पर मानव आहार नाल का जो चित्र कहते हैं या तो फोटो कहते हैं। तो यहाँ पर मानव आहार नाल है। एक सेकेंड, थोड़ा सा। मानव आहार नाल का पूरा विवरण जो है इसी से हम लोग समझ सकते हैं। आगे इसका पूरा विवरण जो है सही तरीके से शब्द में लिखकर बताया गया है। तो सबसे पहले हमारे मानव आहार नाल में क्या मिलता है, तो वह मुख मिलता है। यहाँ पर मुख लिखा हुआ है। उसके बाद ग्रसनी मिलता है। क्या मिलता है, तो वह ग्रसनी है, जिसको आगे मिलता है अन्न नली। यानी कि अन्न नली क्या होता है, तो जो भोजन होता है वह नीचे जाने वाला नली को अन्न नली कहते हैं। उसके बाद होता है अमाशय, उसके बाद छोटी आंत, और वही आंत लिखा हुआ है, मतलब कि बड़ी आंत होता है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया है। आगे लिखा हुआ है कि मुख क्या है, तो यह भोजन को चबाता है और साथ ही लार मिलाने का कार्य करता है। ग्रसनी क्या है, तो भोजन को आगे भेजता है। आने लिखा हुआ है, आगे भेजता है। अन्न नली क्या है, तो भोजन को अमाशय तक पहुँचाती है। ये अन्न नली का काम होता है। अमाशय क्या है, तो यहाँ पर HCl और एंजाइम पाचन है। यानी कि HCl जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। आगे है छोटी आंत जो कि पाचन करता है, अवशोषण करता है, और इसकी लंबाई कितना होता है, तो 6 मीटर होता है। बड़ी आंत क्या होता है, तो यह पानी व खनिज अवशोषण करता है बड़ी आंत के अंदर, और यह बहुत कम पाचन करता है। बड़ी आंत कहने का है, लेकिन यह छोटी आंत से छोटा होता है। इनका लंबाई कम होता है, लगभग 1.5 मीटर तक होता है। आगे है गुदा जो कि अपचित भोजन को बाहर निकालता है, जिसे मलाशय भी कहते हैं। आहार नाल क्या है, तो भोजन को ग्रहण करता है, पाचन करता है, अवशोषण करता है और उत्सर्जन करने वाला एक मुख्य अंग है। अब सभी को सही तरीके से एक एक करके पढ़ते हैं कि मुख क्या होता है, मुख के अंदर क्या पाया जाता है। इन सभी विशेषताओं को सही तरीके से समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मुख लिखा हुआ है। मुख क्या है, तो मुख जो है वह पाचन का पहला भाग है। यही से भोजन जो ग्रहण होता है और पाचन की शुरुआत होता है। क्या कह सकते हैं, तो मुख जो है वह पाचन का पहला भाग है। यहीं से भोजन ग्रहण करते हैं और साथ ही पाचन भी शुरू हो जाता है। जब लार मिलता है भोजन में तो पाचन होना शुरू हो जाता है। इसका स्थिति क्या है, तो मुख सिर के सामने वाले भाग में स्थित होता है। यह आहार नाल का पारस्परिक द्वार है। यह आहार नाल का पारस्परिक द्वार है, यानी कि यहाँ से भोजन को हम लोग ग्रहण करते हैं, पानी को ग्रहण करते हैं, खनिज लवण को ग्रहण करते हैं। यही हमारा जो है पारंपरिक, जिसको सबसे शुरू वाले भाग कह सकते हैं। आगे लिखा हुआ है कि मुख का जो मुख्य भाग है वह क्या है, यानी कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मुख के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहले है दांत, जीभ, लार ग्रंथि है। यानी कि 3 जो है वह मुख्य रूप से पाया जाता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। आगे के वीडियो में हम लोग दांत को स्पेशल समझेंगे, लार को अलग समझेंगे और जीभ को अलग से समझेंगे। उन सारे वीडियो को सही तरीके से आप लोग देखिएगा। आगे दांत का कार्य पहले समझते हैं, फिर जीभ का। यहाँ पर हल्का हल्का है। दांत का कार्य क्या होता है, तो दांत भोजन को काटने, चबाने, पीसने का काम करता है, जिससे भोजन छोटे छोटे टुकड़े में
टूट जाता है यह और पाचन आसान से होता है, यानी कि भोजन जब छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं तो HCl को जो है पचाने में बहुत आसानी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ दांत के कार्य के बारे में समझे हैं, यानी कि जो मुख्य में होता है आहार, यहाँ पर दांत होता है तो उसका दांत का मुख में क्या काम होता है इसके बारे में समझेंगे। जीभ का क्या काम होता है, लार का क्या काम होता है। अब यहाँ पर दांत जो है 4 प्रकार का यहाँ पर होता है, मोलर, प्रीमोलर, इंसाइजर और केनाइन। तो इन सारे के बारे में सही तरीके से समझेंगे जो कि आगे के वीडियो में होगा। यहाँ पर जीभ का कार्य क्या होता है, तो जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करता है, स्वाद पहचानने का काम करता है और निकालने में सहायता करता है। निगलने यानी कि भोजन को अंदर पेट में ले जाने का कार्य करता है। आगे है कि लार का कार्य क्या है, तो मुख में उपस्थित लार ग्रंथि से लार निकलती है या तो सलाइवा भी कहते हैं। लार भोजन को गीला और नरम बनाती है। इसमें टाइलिन एंजाइम होता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने का प्रक्रिया शुरू करता है। क्या कहने का मतलब है कि मुख में उपस्थित लार ग्रंथियाँ निकलती है, मुख में ही से लार निकलता है और लार ग्रंथि लार जो है भोजन को गीला और नरम करता है। इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को शर्करा में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। यहाँ पर जीभ के बारे में भी सही तरीके से समझेंगे कि कितने प्रकार के इसमें लार ग्रंथियाँ पाया जाता है। यहाँ पर स्वाद कलियाँ पाया जाता है और लार में भी पढ़ेंगे कि ये इसमें कितने जोड़ी जो है लार ग्रंथि पाया जाता है जीभ में। तो इन सारे जो वर्ड होता है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। आगे लिखा हुआ है, आगे भी समझ लेते हैं कि पाचन की शुरुआत मुख से होता है। यहाँ दांत भोजन को चबाते हैं और जीभ भोजन को मिलाते व निगलने में मदद करते हैं। और इसके आगे लिखा गया है क्या कि लार ग्रंथि से निकलने वाली लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को नरम बनाते हैं और कार्बोहाइड्रेट से पाचन की शुरुआत होता है, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट से पाचन का शुरुआत होता है। आगे 2 नंबर पर पढ़ना है ग्रसनी। ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी जो है पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह मुख और अन्न नली के बीच का मार्ग होता है जो भोजन को आगे भेजने में सहायता प्रदान करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन को आगे भेजने में कौन सहायता करता है, तो वह ग्रसनी है। आगे ग्रसनी के बारे में सही तरीके से समझेंगे। यहाँ पर इसके स्थिति के बारे में समझते हैं। तो ग्रसनी जो है वह मुख के पीछे और अन्न नली के ऊपर स्थित होता है। यह गले का वह भाग है जहाँ भोजन और वायु दोनों गुजरते हैं, यानी कि कहा जा सकता है कि वह नली जहाँ पर से भोजन और वायु दोनों, या तो कह सकते हैं कि जल भी गुजरता है, उसे ही हम लोग ग्रसनी कहते हैं। अब इसका संरचना क्या होता है, तो ग्रसनी एक मसाल रचना है। मसाल यानी कि यह मांसपेशी से बनी होती है, यानी कि मांस होता है। मांसपेशी नली होती है, इसकी लंबाई जो होता है 12 से 14 सेंटीमीटर होता है। ग्रसनी का जो मुख्य भाग है, यानी कि ग्रसनी में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, तो यह 3 भाग में बटा हुआ है। नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी, यानी कि इसमें 3 प्रकार के ग्रसनी यहाँ पर पाया जाता है, भाग पाए जाते हैं। तो सबसे पहला नासा ग्रसनी, मुख्य ग्रसनी और कंठ ग्रसनी। यहाँ पर नासा ग्रसनी क्या है, तो यह नाक के पीछे का भाग होता है, यानी कि यह नाक के पीछे का भाग है। मुख्य ग्रसनी यह मुख के पीछे में स्थित होता है। कंठ ग्रसनी क्या है, तो यह भाग भोजन को अन्न नली की ओर भेजता है। कंठ ग्रसनी। आगे इसका कार्य के बारे में समझते हैं कि कार्य क्या है, तो कार्य इसका विभिन्न प्रकार के होते हैं। तो इसका कार्य के बारे में समझते हैं कि ग्रसनी के मुख्य कार्य इस प्रकार है कि भोजन को ग्रस नली या तो अन्न नली तक पहुंचाता है, श्वसन में सहायता करता है, निगलने की प्रक्रिया में भी मदद करता है। इसका कार्य क्या क्या है, तो ग्रसनी का मुख्य कार्य निम्नलिखित है। भोजन को अन्न नली तक पहुंचाता है, श्वसन में सहायता करता है, निगलने की प्रक्रिया में मदद करता है। अब निगलने की प्रक्रिया क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं कि जब हम भोजन निगलते हैं तब एक छोटा संरचना, जिसे यहाँ पर क्या कहते हैं, तो एपिग्लॉटिक कहते हैं। यहाँ पर ग्लॉटिस कहते हैं, जो श्वास नली को ढक देती है। इससे भोजन श्वास नली में जाने से रुक जाता है और अन्न नली में चला जाता है। क्या कहने का मतलब है, फिर से एक बार समझ लेते हैं। मतलब कि जो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है, एपिग्लॉटिक्स जो है वह एक प्रकार का कपाट कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर से नली है और यहाँ पर से मान के चलिए कि भोजन भी आ रहा है और यहीं से हवा भी आ रहा है, यानी कि ऑक्सीजन कह सकते हैं। तो जब ऑक्सीजन आता है तो फेफड़ा में जाने के लिए अलग होता है और ये जो भोजन है ये और नीचे जाता है। तो ये जो कपाट है यहाँ पर, ये जो पंप है उसको रोकने और अंदर आने और बाहर जाने में मदद करता है। ये इसका कहने का मतलब है, यानी कि जब भोजन आना होता है तो बंद कर देता है नली को और सांस जाने देता है। इस प्रकार से काम करता है। आगे इसको संक्षेप में क्या समझ सकते हैं, ग्रसनी को, इसको फिर से एक बार देख लेते हैं।
तो संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि ग्रसनी वह भाग है जो भोजन को मुख से अन्न नली तक, वायु को नाक और श्वास नली तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब कि भोजन को मुख से अन्न नली तक पहुंचाता है और श्वास को नाक से लेकर के श्वास नली तक पहुंचाने का काम करता है। आगे है जो अन्न नली है। अन्न नली क्या है? तो अन्न नली जो है, अन्न नली आहार नल का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह ग्रसनी से अमाशय तक भोजन पहुंचाने वाला लंबी मांसल रचना है, यानी कि यह भी जो है मांसपेशी से बना होता है। आगे इसका स्थिति क्या है? तो ग्रस नली जो है, अन्न नली जो है ग्रसनी के बाद शुरू होकर अमाशय तक जाता है। यह गर्दन और छाती के बीच होकर गुजरती है। यह गर्दन और छाती के बीच होकर गुजरती है। इसका लंबाई जो है, लंबाई और संरचना कितना होता है? तो अन्न नली की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर होता है और यह मांसपेशी से बनी लचीली नली होता है, यानी कि यह लचीली होता है। इसको मोड़ सकते हैं, जैसे कि हम लोग गर्दन को दूसरे साइड करते हैं तो हो जाता है। ये इसका कहने का मतलब है। आप सभी लोग एक बार कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपका आवाज़ सही तरीके से जा रहा है। अगर ना भी जा रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि हाँ, हमारा गलत आ रहा है, ख़राब आ रहा है। आगे इसका मुख्य कार्य क्या है, यानी कि इसका कार्य क्या होता है? तो अन्न नली का जो मुख्य कार्य होता है वह भोजन को ग्रसनी से अमाशय तक पहुँचाने का होता है। यानी कि ग्रसनी से शुरू हुआ था उसे अमाशय तक भेजने का काम करता है अन्न नली। आगे क्या है? तो यह, एक सेकेंड, यहाँ पर पेरिस्टाल्टिक गति क्या है, जिसको हम लोग क्या कह सकते हैं? तो जो कहते हैं कि जो शिथिलन होता है और संकुचन होता है, जिसे हम लोग दोनों एक साथ क्रिया होता है उसे कर्माकुचन कहते हैं। इसी को यहाँ पर गति के रूप में लिखा गया है। तो अन्न नली में पेरिस्टाल्टिक गति होता है। इसमें मांसपेशी लहरों की तरह सिकुड़ती और फैलती है। इससे भोजन धीरे धीरे नीचे की ओर अमाशय तक पहुँचती है। यानी कि जो ग्रसनी होता है, ग्रसनी से लेकर के यहाँ पर अन्न नली में धीरे धीरे भोजन जो है अमाशय तक जाने का यह कार्य करता है। इसमें नीचे की ओर जाता है। इसका विशेषता क्या है? तो अन्न नली में भोजन का पाचन नहीं होता है, यह केवल भोजन को नीचे के मार्ग में पहुंचाता है, यानी कि नीचे पहुंचाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अन्न नली एक मसाल नली है जो ग्रसनी से भोजन को अमाशय तक पहुँचाती है और इसमें पेरिस्टाल्टिक गति द्वारा भोजन आगे बढ़ता है। आगे लिखा गया है अमाशय। अमाशय क्या है? तो अमाशय आहार नल का एक महत्वपूर्ण भाग है। यह एक थैलीनुमा संरचना, या तो कह सकते हैं कि जे आकार का मसाल अंग है, जहां भोजन कुछ समय के लिए रुकता है और उसका आंशिक पाचन करता है, यानी कि पचाने का कार्य करता है अमाशय में। आगे इसका स्थिति के बारे में समझा गया है कि अमाशय का स्थिति क्या होता है। तो अमाशय जो है अन्न नली के नीचे और छोटी आंत के ऊपर पेट के बाईं ओर में स्थित होता है। यानी कि यह जो है अमाशय जो है अन्न नली के नीचे और छोटी आंत के ऊपर पाया जाता है। आगे इसका आकार और संरचना क्या है? तो अमाशय जो है वह जे आकार का थैलीनुमा अंग होता है। इसकी दीवार मजबूत मांसपेशी से बनी होती है। यह भोजन को मथने का कार्य करता है, यानी कि लार को एक साथ मिलाने का कार्य करता है भोजन के साथ। आगे जो है इसका कार्य है कि अमाशय का कार्य क्या है? तो अमाशय के मुख्य कार्य इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। भोजन को कुछ समय के लिए संग्रह करना, भोजन को मथकर अर्धद्रव या तो कायम, जिसको कहते हैं कायम में बदलना, भोजन का आंशिक पाचन करना, यह कार्य यहाँ पर है। तो इन सभी को सही तरीके से आप लोग समझते चलिएगा। और आप सभी को समझ में आ रहा है तो आप लोग इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी सही तरीके से आहार नाल के बारे में समझ पाएँ। आगे यहाँ पर लिखा गया है कि अमाशय के रस क्या है? तो अमाशय की दीवारों में जठर रस निकलता है, जिसे हम लोग अमाशय के रस कहते हैं, जठर रस जिसको हम लोग कहते हैं। आगे जिससे मुख्य रूप से ये पदार्थ होते हैं, यानी कि जो जठर रस होता है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। यह भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है और पाचन के लिए अनुकूलित वातावरण बनाता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है कार्य है। आगे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। यह प्रोटीन को पचाने में सहायता प्रदान करता है। और एक म्यूकस होता है जिसको अश्लेष्मा कहते हैं। म्यूकस, यह अमाशय की दीवार को अम्ल से सुरक्षा प्रदान करता है या सुरक्षित रखता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि यह क्या है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो यह अमाशय में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, ये तीनों जो है अमाशय में पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है वह जीवाणु को नष्ट करने का काम होता है और पाचन के लिए अनुकूलित वातावरण बनाना होता है। और पेप्सिन का काम क्या है? तो यह प्रोटीन को पचाता है। और यहाँ पर म्यूकस का काम क्या है? तो यह अमाशय की दीवार को अम्ल से सुरक्षित रखता है। पाचन की क्रिया क्या है? पाचन की प्रक्रिया कैसे होता है? अमाशय में
अमाशय में भोजन लगभग 2 से 3 घंटा तक रहता है। इस दौरान भोजन को अच्छी तरह से मिलकर अर्ध तरल पदार्थ जो है कायम बना देता है या बन जाता है और फिर धीरे धीरे छोटी आंत में चली जाता है या तो चली जाती है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अमाशय में 2 से 3 घंटा 3 से 4 घंटा तक का भोजन रहता है और इसके दौरान भोजन को अच्छी तरह से मिलकर अर्ध तरल पदार्थ जिसको हम लोग कायम कहते हैं बन जाता है और धीरे धीरे छोटी आंत में चला जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं कि अमाशय वह अंग है जहाँ पर भोजन संग्रह होता है, मंथन होता है और आंशिक पाचन यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर पाचन भी होता है। चलिए अब छोटी आंत को समझते हैं, जो कि हमारा मेन मुद्दा जो काम करता है हमारे अमाशय में या तो आहार नल में कहते हैं। तो छोटी आंत क्या है? छोटी आंत आहार नल का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण भाग है। यहीं पर भोजन का अधिकांश पाचन और पोषक तत्व का अवशोषण होता है। अभी बताएं कि छोटी आंत हमारे आहार नाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। इसका स्थिति क्या है? तो छोटी आंत अमाशय के बाद और बड़ी आंत के पहले आता है, यानी कि जो छोटी आंत है वह बड़ी आंत के ऊपर पाया जाता है और अमाशय के नीचे पाया जाता है। आगे इसका लंबाई क्या है? तो लंबाई छोटी आंत की लंबाई जो है लगभग 6 से 7 मीटर होता है। इसके पहले भी बताए थे कि 6 से 7 मीटर तक इसकी लंबाई होता है। यह पतली कई कुंडलियों में मुड़ी हुई होती है, यानी कि यह पतली होती है और बड़ी आंत जो होता है वह मोटा होता है, यानी कि इस प्रकार से एक लंबाई ऐसे करके होता है, वह थोड़ा सा मोटा ज़्यादा होता है, इस कारण से उसका नाम बड़ी आंत पड़ी है। आगे यहाँ पर छोटी आंत जो है उसका मुख्य भाग क्या है, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? तो छोटी आंत में 3 भागों में, जो छोटी आंत है वह 3 भागों में बटा हुआ है। क्या है? तो डुओडेनम है। डुओडेनम यहाँ पाचन की प्रक्रिया तेजी से शुरू होता है। आगे है जेजुनम, यहाँ पर भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। आगे है इलियम, यहाँ अधिकांश पोषक तत्व जो है रक्त में अवशोषित होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या है। तो छोटी आंत का मुख्य जो भाग है यहाँ पर 3 भागों में बटा हुआ है। पहला क्या है? तो डुओडेनम है, यहाँ पर पाचन की प्रक्रिया तेजी से होता है। जेजुनम क्या है? तो यहाँ पर भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। इलियम क्या है? तो यहाँ पर अधिकांश पोषक तत्व यहाँ पर अवशोषित होता है। तो आप सभी लोग को यहाँ पर सही तरीके से याद रखना है। क्यों? क्योंकि 1 नंबर में सीधे यह पूछा जाता है कि इलियम का कार्य क्या है, या तो कह सकते हैं कि पोषक तत्व का जो अवशोषण होता है वह कहाँ होता है? तो छोटी आंत के इलियम में होता है। आगे जेजुनम का कार्य क्या है? तो यह भोजन को पाचन एवं अवशोषण करता है। और डुओडेनम का काम क्या है? तो यहाँ पर भोजन जो है तो वह तेजी से पाचन होता है। आगे लिखा हुआ है कि छोटी आंत का कार्य क्या है? तो छोटी आंत का कार्य जो है वह मुख्य रूप से बहुत सारे हैं, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसे समझ लेते हैं। भोजन का पूर्ण पाचन यही होता है, यानी कि भोजन का पूर्ण पाचन करना, भोजन से पोषक तत्व का अवशोषण करना, पचे भोजन को रक्त में पहुंचाना। और रक्त में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इलियम करता है। ये सीधे 1 नंबर में आ जाता है। आगे है जो बिल्ली है, जिसको हम लोग बिलाई भी कहते हैं, भिलाई कहते हैं, यहाँ पर बिल्ली लिखा हुआ है तो बिल्ली भी चलेगा। छोटी आंत के अंदरूनी सतह पर छोटे छोटे उंगली जैसा संरचना होती है, जिसे बिल्ली कहते हैं। ये पोषक तत्वों को अवशोषण में मदद करता है। इसमें आंत की सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, इसमें आंत का जो है वह क्षेत्रफल बढ़ जाता है। इसको देखते हैं। यहाँ पर बिल्ली इस प्रकार का होता है, यह उंगली नुमा संरचना है, इसी को हम लोग बिल्ली कहते हैं। और एक होता है रूजी। रूजी क्या होता है? तो वह जो होता है वह हमारे आहार नल में ही पाया जाता है, अमाशय में। यहाँ पर छोटी आंत में पाया जाता है, जो कि भूख लगने पर सिकुड़ने लगता है और हमारे पेट दर्द देने लगता है। तो रूजी जो है वह अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको संक्षेप में क्या कह सकते हैं ये समझ लेते हैं। तो बिल्ली क्या है संक्षेप में? छोटी आंत का छोटी आंत वह स्थान है जहाँ भोजन का पूरा पाचन, पोषण तत्वों का अवशोषण होता है। छोटी आंत क्या है? तो वह स्थान जहाँ भोजन का पाचन पूरी तरह से होता है और पोषक तत्व का अवशोषण होता है। अब यहाँ पर एक बड़ी आंत आया है, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं। बड़ी आंत जो है आहार नल का अंतिम मुख्य भाग है। यहाँ छोटी आंत यानी कि कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टिन छोटी आंत के बाद स्थित होता है। यह छोटी आंत के बाद ही स्थित होता है और यहाँ पर जो है मुख्य रूप से पानी और खनिज लवणों का अवशोषण होता है। तो आप सभी से एक डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि बताइए कि पानी और खनिज लवण का अवशोषण कौन करता है? छोटी आंत करता है, बड़ी आंत करता है, अमाशय करता है या ग्रसनली करता है? तो यहाँ पर सबसे इसका सही आंसर होगा कि बड़ी आंत करता है। आगे चलिए इसका लंबाई और संरचना पढ़ते हैं। अभी बताए थे कि इसका लंबाई जो है वह 1.5 मीटर होता है, यानी कि 1.5 मीटर होता है। तो कहा जा सकता है कि बड़ी आंत की लंबाई कितना होता है? तो 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर। और यहाँ पर यह सबसे छोटी आंत से मोटी और चौड़ा होता है।
तो अभी बताए थे कि यह मोटा होता है और चौड़ा होता है, इस कारण से इसे बड़ी आंत भी कहा जाता है। तो ये यहाँ पर सही तरीके से लिखा हुआ है। अब लिखा हुआ है कि बड़ी आंत के अंतर्गत जो मुख्य अंग पाए जाते हैं वह क्या-क्या है, इसमें मुख्य भाग क्या-क्या पाए जाते हैं। तो बड़ी आंत के को मुख्य रूप से 3 भागों में बाँटा गया है। जो पहला है सिक्कम, दूसरा कोलन है, रेक्टम है। तो जो है सिक्कम है उसका काम क्या है, यह बड़ी आंत का प्रारंभिक भाग है, यानी कि सबसे ऊपर में ही मिल जाता है। जैसे कि इस प्रकार से शुरू होता है तो यहीं पर मिल जाएगा। और कोकन क्या है, तो यह सबसे लंबा भाग है, यानी कि यह यहाँ से लेके यहाँ तक हो सकता है, लंबा भाग है जहाँ पर पानी का अवशोषण होता है। आगे रेक्टम क्या है, तो यह अंतिम भाग है जहाँ मल कुछ समय तक संग्रहित रहता है। तो अब सबसे पूछा जा सकता है कि मल, या तो कह सकते हैं कि जीवों का अवशेष पदार्थ जो है वह कहाँ रहता है, तो रेक्टम में रहता है, जहाँ पर मल अधिक समय के लिए रहता है। आगे यहाँ पर समझते हैं कि बड़ी आंत का कार्य क्या है। बड़ी आंत का कार्य क्या है, तो बड़ी आंत का कार्य, मुख्य कार्य निम्नलिखित है, यहाँ पर दिया गया है। भोजन में बचे हुए पानी का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना, अपचित भोजन को मल में बदलना और मल को कुछ समय तक संग्रहित रखना। यहाँ पर बड़ी आंत का कार्य क्या है। तो फिर से एक बार देख लेते हैं, भोजन को जो यहाँ पर फिर से एक बार देख लेते हैं, भोजन में बचे हुए पानी का अवशोषण करना, खनिज लवणों का अवशोषण करना, अपचित भोजन को मल में बदलना और मल को कुछ समय तक संग्रहित करना भी बड़ी आंत का कार्य है। अब एक लास्ट आता है उत्सर्जन। यहाँ पर लास्ट में उत्सर्जन है। बड़ी आंत लास्ट नहीं है, अभी कुछ और पॉइंट बाकी है। यहाँ पर गुद्दा एक आता है और गुद्दा के साथ साथ हम लोग लास्ट पॉइंट करेंगे। एक सेकंड थोड़ा सा, यहाँ पर एक उत्सर्जन है। बड़ी आंत के अंत में गुद्दा होता है जिसके द्वारा मल जो है वह शरीर से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर बड़ी आंत के बारे में संक्षेप से समझ लेते हैं कि जहाँ पानी का अवशोषण होता है, अपचित भोजन का या तो मल बनता है, जो अपचित भोजन होता है वह मल बनता है और शरीर से बाहर निकलता है, यह बड़ी आंत का अंतर्गत आता है। अब लास्ट में आता है एनस, जिसको हम लोग गुद्दा कहते हैं। यह आहार नल का सबसे अंतिम भाग है। यह जो है आहार नल का सबसे अंतिम भाग है। यहाँ से अपचित भोजन या तो जिसको मल कहते हैं शरीर से बाहर निकलता है, ये गुद्दा का काम है। आगे संक्षेप में इसको कह सकते हैं कि आहार नल का वह भाग जहाँ या तो जिसके द्वारा भोजन का ग्रहण, पाचन, अवशोषण एवं उत्सर्जन होता है। आहार नल जो है वह भाग है जहाँ पर भोजन का ग्रहण, पाचन और अवशोषण और उत्सर्जन होता है। ये गुद्दा के बारे में नहीं लिखा गया है, आहार नल के बारे में लिखा गया है। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि आहार नल जो है वह क्या है। इस प्रकार से हम लोग पूरे आहार नल को सही तरीके से समझ पाए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग दांत के बारे में समझेंगे, जीभ के बारे में समझेंगे और लार ग्रंथि के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज भर की सेवा इतना ही भर रखते हैं। और लास्ट में आप सभी से मेरा एक विनती है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर से कर दें, ताकि उन लोग का तैयारी सही तरीके से हो पाए और हमारा थोड़ा सा जो है मदद हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और उसमें दांत, जीभ के बारे में सही तरीके से समझेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं।